नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में जानते। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह एक संवैधानिक निकाय होने के साथ साथ लोक वित्त का संरक्षक भी होता है। सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में CAG का नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर होता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सरकारी वित्त प्राप्त करने वाली अन्य संस्थाओं की आय और व्यय का लेखांकन करता है। अब हम लोग जानते हैं कि CAG की नियुक्ति किस प्रकार होती है। दोस्तों, अगर हम CAG की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करते हैं। चूंकि इस निकाय को संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। CAG भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है और ये सरकारी वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के प्रावधानों से संबंधित है। अब हम लोग सभी अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 148, इसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 139, इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के कर्तव्य एवं शक्तियां के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 150, इसमें संघ और राज्यों के लेखों की प्रारूप की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 151, इसके तहत CAG के द्वारा लेखा परीक्षा का रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग CAG की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करते हैं। पदभार ग्रहण करने से पहले भारत के CAG भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने के संबंध में शपथ लेते हैं। दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र किसी भी समय दे सकते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG को उसी आधार पर और उसी तरीके से हटा सकते हैं जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा CAG को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। चलिए, अब हम लोग CAG की कर्तव्य एवं भूमिकाएं के बारे में जानते हैं। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना। यही कारण है कि डॉक्टर BR आम्बेडकर ने CAG को भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक बताया है। यही कारण है कि डॉक्टर BR आम्बेडकर ने CAG को भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक बताया है। CAG की परिकल्पना सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के 4 रक्षकों में से एक के रूप में की गई है। अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये संसद के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है तथा संसद की ओर से आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है, इसलिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। अब हम लोग CAG की शक्तियां के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लेखा परीक्षण कर्तव्यों के निर्वहन के सबद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के पास निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। 1. किसी भी कार्यालय या विभाग का निरीक्षण करना जो CAG के लेखा परीक्षा के अधीन है। 2. सभी लेन देन की जांच करना और कार्यालय या विभाग के प्रभारी व्यक्ति से पूछताछ करना। 3. लेखा परीक्षित किसी भी संस्था से किसी भी रिकॉर्ड, कागजात और दस्तावेजों की मांग करना। 4.
लेखा परीक्षक की सीमा और तरीका तय करना। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग CAG के बारे में चर्चा किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। हाँ, एक बात और, अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।